जय हिंद साथियों, मैं यशवेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट ऑनलाइन हब पर। जैसा कि दोस्तों ये जो क्लास है वो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए जो है वो काफी टाइम से आपको जो है हिस्ट्री के तौर पर जो है ये क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन अभी जो कल की यदि हम बात करें तो एसएससी जीडी ने जो है एक दिवाली तोहफे के तौर पर जो है सभी बच्चों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका दिया है। क्या कि 34 लगभग 34,500 जो भर्ती है वो एसएससी जीडी ने जो जनरल ड्यूटी की जो भर्तियां होती है वो उसका जो नोटिफिकेशन कल जो है वो जारी कर दिया है। तो जो अपना जो यूपी ट्रिपल एससी का जो आयोग है उसने जो 2018 में जो वीडियो का एग्जाम कराया था वो भी पोस्टपोन हो चुका था और जो अब जो री एग्जाम होना है उसी के लिए जो है ये जो क्लासेस है वो चलाई जा रही हैं। तो अब जो इसमें जो यदि एसएससी जीडी की हम बात करें तो यदि आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन यदि आपको पढ़ना है या देखना है क्या क्या भर्ती है, किस किस विभाग में कितनी भर्तियां आई हैं, कितनी मेल की हैं, कितनी फीमेल की हैं और क्या उसमें क्राइटेरिया है, क्या उसका सिलेबस है, निगेटिव मार्किंग क्या है, तो उस पर जो है एक वीडियो जो है पहले से ऑलरेडी कर दी गई है। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो को भी जल्द से जल्द देखें। तो उसमें जो जीके का पार्ट है उसमें उसकी बात करें या यूपी वीडियो की जो ट्रिपल एससी आयोग का जो वीडियो का री एग्जाम जो होना है उसमें भी यदि हिस्ट्री के जो सिलेबस की बात करें तो हिस्ट्री का जो सिलेबस है ना वो कहीं नहीं बदलने वाला, यानी कि हिस्ट्री जो है हिस्ट्री रहेगी। तो यदि बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की जो एक भर्ती और आने वाली है लगभग लगभग आपको 15-20 दिन या दिसंबर में भी आपको जो है लगभग 34-35 हजार भर्ती जो है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भी जल्द से जल्द आपको मिल जाएगी। तो जो भी वर्दी के इच्छुक हैं, जो भी अपने जीवन में अपने शरीर पर वर्दी का जुनून लेकर तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को गंभीरता से लेते हुए तैयारी को और तेजी से तेज कर दीजिए। तो उसी के क्रम में जो हिस्ट्री का जो मेन पोर्शन जो है उसको जो है मैं अलग अलग क्लासों में तो बांटने वाला हूँ नहीं, क्योंकि जो मेरे यूपी ट्रिपल एससी आयोग का जो पीछे से ही जो हम सिलेबस जो करते हुए आ रहे हैं, जो हमने मध्यकालीन भारत को जो शुरू करा है, यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो वो जो है वीडियो आप देखें और उसके बहुत अच्छा रहेगा कि आप उसके जो है नोट्स यदि आप उनको तैयार कर लेते हैं तो एक भी सवाल हमारे नोट्सों से अलग नहीं जाने वाला। चाहे हम उत्तर प्रदेश वीडियो की बात कर लें या कांस्टेबल की बात कर लें या फिर जीडी की भी हम बात कर लें, तो एक हर एक सवाल जो हिस्ट्री का यदि सवाल आता है तो मैं अपने नोट्सों में और अपनी क्लास से वो बाकायदा दिखा दूंगा। तो हमने जो यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी क्लास को बढ़ाता हूँ आगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो इसको जो है सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जो है वीडियो को शेयर करते रहें ताकि औरों तक भी हमारी जो एक ये नई पहल जो है हमारा जो एक नया इनिशिएटिव है वो जो है अधिक से अधिक लोगों तक बच्चों तक जो है पहुंच पाए। तो हमने जो है जीएससी क्लास में जो है इतिहास के पार्ट को जो है बहुत ही अच्छी तरह से शुरू कर दिया है। तो मैंने जो है हिस्ट्री की जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है यहां से मैंने क्लासेस को प्रारंभ किया था। तो मध्यकालीन भारत में जो है अलग अलग वंश थे, तो मैंने गुलाम वंश से जो है प्रारंभ किया था और गुलाम वंश को भी 3 भागों में बांटा था। जो पहला भाग था वो था कुतुबी वंश जो कि मेरा समाप्त हो चुका है, और जो दूसरे नंबर पे जो वंश है उसकी हम बात कर रहे थे और आगे जो है लास्ट क्लास में जो है इल्तुतमिश को हम पढ़ रहे थे। तो इल्तुतमिश का जो मैंने यहाँ लिखा भी है कि उसकी वो जो गद्दी पर बैठा है वो 1211 से लेकर 1236 तक बैठा है और इल्तुतमिश की हमने चर्चा की थी कि किस तरह से वो दिल्ली की गद्दी पर आया, क्योंकि वह पहले जो है बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। तो बदायूं के गवर्नर से जो है वो किस तरह से दिल्ली की गद्दी तक आया वो मैंने आपको पिछली क्लास में जो है बता दिया था। किसकी सहायता से, अली इस्माइल नाम के एक व्यक्ति ने जो है तुर्क ने
उसको आमंत्रित किया था, जिसके कारण जो उसका जो जुंद ये यादव का जो युद्ध है उसके माध्यम से ये फाइनली दिल्ली की गद्दी पर स्थापित हो पाया था 1211 ईस्वी में। मैंने कल बात करी थी कि दिल्ली पर जो चुनौतियां, दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद जो इसकी चुनौतियां जो आई थी, यानी कि जो गौरी के जो गुलाम थे वो ताजुद्दीन यलदौज था और नासरुद्दीन कुबाचा था। जो गजनी की गद्दी पर बैठा था वो ताजुद्दीन यलदौज बैठा था। और जब गजनी की गद्दी पर बैठा था, मैंने कल चर्चा की थी, जब गजनी की गद्दी पर ताजुद्दीन यलदौज बैठा था और दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा था, तो यलदौज ने इससे कहा था इल्तुतमिश से कि तुम मेरी इस अधीनता को स्वीकार करो। तो इसने जब प्रारंभ में गद्दी पर बैठा था तो ये मजबूत शासक नहीं था, तो इसने उसकी अधीनता को जो है स्वीकार कर लिया था। अब बात आती है, मैंने नेक्स्ट पॉइंट में ही लिखवाया था कि ख्वारिज्म के शाह जो थे मध्य एशिया में, ख्वारिज्म के शाह जो थे वो अपने शक्ति का यानी कि शासन का जो विस्तार था ना बहुत तेजी से कर रहे थे। तो वो इसी क्रम में जो है गजनी की ओर बढ़ते हैं। ख्वारिज्म के शाह जो है वो गजनी की ओर बढ़ता है। अब यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई थी, उसको ही मैं सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। ये टॉपिक पीछे से शुरू कर रहा है, यहीं पर एक थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे कि जो ख्वारिज्म के शाह जो थे, जब क्या नाम है गजनी पर जो अटैक किया था, तो जो गजनी का जो यलदौज जो है वो इल्तुतमिश के पास शरण मांगने जाता है। अब इल्तुतमिश को जो है अधीनता स्वीकार करने की किसकी, यलदौज की। अब यलदौज और इल्तुतमिश जो है आपस में जो है ना एक स्थान पर भिड़ जाते हैं, यानी कि इनकी लड़ाई होती है। तो मैंने जो लिखवा दिया था आपको पिछली क्लास में, वो धोखे से मैंने जो है पानीपत का तीसरा युद्ध बता दिया था 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में जो ये क्या नाम है तराइन के तीसरा युद्ध था, जो कि कौन भिड़े थे, एक तरफ यलदौज था, यलदौज शरण मांगने गया था किसके पास, इल्तुतमिश के पास, लेकिन इल्तुतमिश ने जो है इसको जो है अटैक कर दिया था इस पर, यलदौज। और इधर जो है कौन था, इल्तुतमिश। तो इस युद्ध का जो निर्णायक युद्ध वो जो परिणाम जो निकला था, इसकी जो है हार हो गई थी और ये जो है विजयी रहा था। तो मुझसे थोड़ी सी गलती ये हो गई थी, मैंने तराइन के युद्ध की जगह यहाँ पर जो है पानीपत का युद्ध लिखवा दिया था। तो यदि नोट्स बना रहे हो आप, तो उस नोट्स में भी सुधार कर सकते हैं कि तराइन के युद्ध नहीं है, वो तराइन का युद्ध है, यहाँ पर पानीपत का युद्ध नहीं है। और आगे जो है मैंने इसकी बात कर ली थी कि कैसे कैसे इसने जो है चंगेज खां से अपने दिल्ली को सुरक्षित किया था, इसकी भी मैंने बात कर ली थी। तो आज मैं जो क्लास को आगे बढ़ाने वाला हूँ और जो है इसके प्रशासनिक सुधारों की जो है चर्चा करने वाला हूँ। प्रशासनिक सुधार से जो पहले जो है मैंने आपको बताया था एक बंगाल अभियान हुआ था। इसका बंगाल अभियान के बाद अभियानों की चर्चा ही कर रहे थे, तो अभी प्रशासनिक सुधार को इस टॉपिक के बाद लेते हैं अभियानों के। तो इसका जो नेक्स्ट अभियान है बंगाल अभियान के बाद, वो है राजपूतों पर अभियान। क्या है, राजपूतों पर अभियान। प्रशासनिक सुधार की बात इसके बाद करेंगे, इल्तुतमिश के राजपूतों पर अभियान। अभियान की जो है चर्चा कर लेते हैं। तो 1226 ईस्वी में, कहां पर, 1226 ईस्वी में जो है इसने एक रणथंबोर अभियान किया था। कौन सा किया था, रणथंबोर अभियान। रणथंबोर अभियान। और रणथंबोर अभियान में क्या रहा, ये विजयी रहा था। इल्तुतमिश जो है रणथंबोर अभियान में विजयी रहा। इसके बाद जो इनने 1234 ईस्वी में एक अभियान किया। 1234 ईस्वी में वो था मालवा अभियान। कौन सा था,
मालवा अभियान। तो उस समय जो मालवा के राजा थे उनका नाम था विक्रमादित्य। तो ये राजा विक्रमादित्य की जो है ना मूर्ति ले गया था। राजा विक्रमादित्य की मूर्ति ले गया। और इसके बाद जो है बहुत ही इंपोर्टेंट अभियान आता है 1236 का। जो अभियान है वो है ग्वालियर अभियान। इल्तुतमिश का 1236 का अभियान है ग्वालियर अभियान। अब ग्वालियर अभियान की जो चर्चा है वो क्यों की जा रही है, क्योंकि ये जब ग्वालियर अभियान पर गया था तो ये जो अपना शासन था, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर ये बैठा हुआ है, तो उसमें जो दिल्ली का जो शासन चलाने का जो जिम्मा सौंप के गया था, यानी कि दिल्ली के बाहर जा रहा है तो किसी न किसी को शासन चलाने का जिम्मा सौंपेगा। तो ये ग्वालियर अभियान पर जाते समय जो है अपनी बेटी रजिया को कार्यवाहक सुल्तान बनाकर गया था। कार्यवाहक सुल्तान। अब रजिया ने जो है कार्यवाहक सुल्तान के तौर पर जब दिल्ली का प्रशासन संभाला तो इसने इतनी कुशलता से, इतने कुशल राजनीति में इतने कुशल व्यक्तित्व थी ये, यानी कि इतने बहुत अच्छी तरीके से जो है प्रशासन के जो है संचालन किया। तो जब ये ग्वालियर अभियान से लौट कर आता है और देखता है कि मेरे शासन जो है सुव्यवस्थित ढंग से और मुझसे भी अच्छे तरीके से पुत्री रजिया ने जो है शासन का संचालन किया है, तो इसी बात से खुश होकर जो है अपना जो है आज ग्वालियर अभियान के बाद जो है रजिया को जो है अपना उत्तराधिकारी जो है घोषित कर देता है। कौन? इल्तुतमिश। क्या? रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया। उत्तराधिकारी घोषित किया। अब जब उत्तराधिकारी जो घोषित करता है तो इस खुशी में जो है ये बाज की आकृति के सिक्के चलाता है। सिक्के चलाए, सिक्के चलाए। जो सिक्के जो चलाए थे वो बाज की आकृति के जो है वो सिक्के चलाए थे। बाज की आकृति की जो है सिक्के चलाए। तो साथियों वनडे एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम्स में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये बाज की आकृति के जो सिक्के हैं वो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने चलाए थे? तो किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने चलाए थे। और क्यों चलाए थे उसकी भी मैंने आपको चर्चा कर दी है कि ग्वालियर अभियान पे जाते समय रजिया को कार्यवाहक सुल्तान बनाकर गया और इतनी अच्छी तरह से इसने प्रशासन को संचालन किया, उसकी खुशी में इसको जो है उत्तराधिकारी घोषित किया और उसी के तहत सिक्के चलाए थे उस किसके? बाज की आकृति के। ठीक है साथियों, तो अब बात करते हैं कि एक 1236 का ग्वालियर अभियान हो जाता है और एक अभियान और है 1236 में ही जो है बामियार अभियान। क्या है? 1236 का ही एक अभियान है जो नाम है बामियार अभियान। बामियार अभियान। और बामियार अभियान पर जो है ये जाते समय जो है इसकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के कारण इसकी क्या हो जाती है? 1236 ईस्वी में ही मृत्यु। यानी कि इल्तुतमिश की जो है 1236 ईस्वी में क्या होती है? मृत्यु हो जाती है बामियार अभियान पर। अब आगे की हम यदि चर्चा करते हैं
तो इसके समय जो है यानी हमने बात करी थी कि प्रशासनिक सुधार, जो इसके प्रशासनिक सुधार थे उनके यदि हम चर्चा करते हैं तो क्या क्या इसने अपने प्रशासन में सुधार किए थे उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। यानी मैंने आपको जो है इल्तुतमिश का बंगाल का अभियान पढ़ाया था, पिछली क्लास में जो है बंगाल अभियान पढ़ा दिया। बंगाल अभियान के बाद जो है राजपूतों पर अभियान पढ़ाया। जो जितने भी इसने अपने शासन काल में अभियान किए हैं वो लगभग इम्पोर्टेंट जो थे मैंने आपको पढ़ा दिए थे। अब आगे जो बात करने वाले हैं कि जो इल्तुतमिश का प्रशासनिक सुधार जो है, प्रशासन में इसकी क्या भूमिका रही थी, तो प्रशासन के लिए इसने क्या क्या योगदान दिया। प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार की यदि हम चर्चा करते हैं तो इसने जो है एक 40 तुर्क सरदारों का जो है एक दल बनाया था। 40 तुर्क सरदारों का एक दल बनाया। एक दल बनाया जिसको जो है दले चालीसा, दले चालीसा दले चालीसा या फिर तुर्कान चहलगानी के नाम से जानते हैं। तुर्कान चहलगानी के नाम से जो है जानते हैं। तो साथियों ये जो दले चालीसा यानी 40 तुर्क सरदारों का जो ये संगठन इल्तुतमिश बना रहा है, तो ये जो है अपने प्रशासनिक कार्यों में सुधार के लिए, यानी कि आने वाले समय में यदि जो भी उत्तराधिकारी बैठेगा इसका, तो उसको जो है ये दूरगामी एक रणनीति तो बना रहा है कि जो भी मेरा, जैसे कि इसने अपने पुत्री को, रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया है, तो इसीलिए जो है 40 तुर्क सरदारों का एक दल बनाता है जिससे ये उसकी राजनीति में, शासन चलाने में जो है हेल्प कर सके, मदद कर सके। लेकिन ये दल जो है इतना महत्वाकांक्षी, आगे आगे आने वाले समय में जो है इतना महत्वाकांक्षी हो जाएगा, ये चाहेगा कि जो भी मेरी गद्दी पर बैठेगा, यानी कि ये ऐसा इसका वो होगा कि जो भी मेरी दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा वो हमारे अंडर काम करेगा, यानी कि जो भी हम कहेंगे उसके अनुसार जो है ये काम करना चाहिए। इसकी जो है ये महत्वाकांक्षी हो जाएगी किसकी, दले चालीसा या फिर तुर्कानी चहलगानी की। तो आगे बात करते हैं तो इसने जो है सेना को जो है प्रशासनिक सुधार में सेना को जो है नियमित प्रशिक्षण दिया, यानी कि अपनी सेना को भी इसने क्या करा, मजबूत करा। नियमित प्रशिक्षण दिया और अपनी सेना को जो है इसने तकनीकी प्रशिक्षण दिया, यानी कि दोनों तरह से अपनी सेना को मजबूत करने का जो है इन्हें प्रयास किया। तकनीकी प्रशिक्षण दिया। और साथियों इसने जो है अपनी सेना को मजबूत करने के लिए ये दोनों है नियमित प्रशिक्षण, यानी कि रोजाना, यानी कि कभी भी युद्ध में जाने से पहले, जैसे कि हम भी अपनी परीक्षाओं में जाने से पहले रिवीजन बार बार करते हैं, तो उसी तरह से इसने कि कब युद्ध में जाने की हमको जरूरत पड़ जाए तो नियमित प्रशिक्षण दिया और तकनीकी प्रशिक्षण इसने जो है दिया। तो आगे बात करते हैं, इसने जो है अरबी शुद्ध सोने के जो है सिक्के जारी किए थे, यानी कि शुद्ध अरबी सोने के सिक्के जारी किए, शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए।
जिसमें इसने जो है दो तरह के सिक्के जारी किए थे। जो तांबे का जो सिक्का था, एक तांबे का सिक्का जारी किया इनने, और एक जो है वो चांदी का सिक्का जारी किया। किसका जारी किया? चांदी का। जो तांबे का जो सिक्का जारी किया था उसका नाम था जीतल। क्या था जी? जीतल। और चांदी का जो सिक्का जारी किया उसका नाम था टंका। सही है साथी। उसके शुद्ध अरबी सोने के सिक्के, जो शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, तांबे का जीतल और चांदी का जो है टंका, इसने जो है वो जारी किया। अब आगे जो बात करते हैं कि एक महत्वपूर्ण बात कर देते हैं, इसकी मैं बात बताता हूँ कि इसने प्रशासनिक सुधार में जो है ये काम की। क्या 40 सरदारों का एक दल बनाता है, सेना को नियमित प्रशिक्षण देता है, तकनीकी प्रशिक्षण देता है और अपने जो है सिक्के भी जारी करता है। और आगे जो हम बात करते हैं, यदि इसके उत्तराधिकारियों के, हम उत्तराधिकारी की बात कर लेते हैं कि इसके उत्तराधिकारी कौन रहे और कैसे आए। उससे पहले जो है हम बात करते हैं, इसने एक महत्वपूर्ण अपने प्रशासनिक सुधारों में ही एक महत्वपूर्ण जो है इक्टा प्रणाली जो है, प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत ही इसने जो है अपने राज्यों को छोटे छोटे भागों में बांटा था और जो है उसको जो है इक्टा कहा गया। क्या कहा है इसने? इक्टा कहा। जैसे कि इसका जो है ये शासन है, मैं बता रहा हूं क्या कि इसने इक्टा प्रणाली को प्रारंभ किया था। दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा सुल्तान है ये जो इक्टा प्रणाली को प्रारंभ कर रहा है। इक्टा प्रणाली को प्रारंभ किया। तो मैं यहाँ जो है आपको इक्टा प्रणाली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इक्टा प्रणाली था क्या। बेसिकली जो है इसका मान लेते हैं कि इसका जो है इतने क्षेत्र में जो है इसका शासन हुआ करता था। तो ये जो छोटे छोटे क्षेत्रों में जो बांट देता था, कि ये छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट देता था अपने शासन को, यानी कि अपने क्षेत्र को जो है इसने छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा और जो है बीच में यानी कि केंद्र में खुद बैठता था ये। तो इस वाले भाग को जो है ना हम कहते थे क्या? इक्ता। क्या कहते थे? इक्ता। अब क्या होता था, यहाँ पर जितनी भी जनता रहती थी उसका जो है जितना भी कर वसूलना होता था या यहाँ का जो प्रशासन देखना होता था, वो जो है एक स्पेशल व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, एक व्यक्ति को नियुक्त करता था। यानी कि अपने यहाँ पहले बात कर लेते हैं कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत की प्रारंभ किया और राज्य नियुक्ति क्षेत्र को, अपने क्षेत्र को अलग अलग इक्तों में बांटा। किसमें बांटा? इक्तों में बांटा। साथियों जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वनडे क्लासेस में, ये मुश्किल ही आपको और कहीं भी और किसी भी यूट्यूब चैनल पे यदि आप देखेंगे तो वनडे एग्जाम्स के लिए इतना जो है आपको जो है कोई भी इतनी अच्छी तरह से जो है हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगी। तो यदि आपको शेयर करने में कोई परेशानी ना हो तो अधिक से अधिक जो है इसको शेयर करें और जो है लाइक करें। तो मैंने आपको बताया था कि इक्टा प्रणाली को प्रारंभ किया और अपने क्षेत्र को जो है छोटे छोटे इक्तों में बांटा और एक व्यक्ति को यहाँ पे नियुक्त किया जाता था, उसको क्या नाम दिया जाता था? इक्तेदार। यानी कि इक्ते का रखवाला जो होता था वो होता था इक्तेदार। तो मैं आपको यही बता रहा था कि छोटे छोटे इक्तों में बांट दिया और इक्ते का जो रखवाला होता था, यानी कि जितना भी यहाँ पे जो रेवेन्यू इकट्ठा करना होता था वो कौन करता था? वो करता था इक्तेदार। अब क्या होता था, ये जो है एक जो है सेना भी रखता था। यानी कि इसमें इल्तुतमिश ने क्या कर दिया था, अपने पास से सेना को हटाकर सारी सेना जो है
इन इख्तियारों को दे दी थी, यानी कि ये सेना भी रखता था और इसका काम क्या था, कर वसूलना भी था। और जो कर वसूलता था और जो जितना पैसा जो है सेना पर खर्च हो जाता था, यानी कि जब सेना रहेगी तो सेना पर खर्च भी होगा और जो इस क्षेत्र का जो और भी डेवलपमेंट है या जो भी है वो करना। उसके बाद जितना भी जो राजस्व है वो बचता था, वो जो है क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राजस्व। राजस्व जो शेष राजस्व जो था वो राजा के पास यानी सुल्तान के पास जो है इसको भेजना होता था, यानी कि शेष। तो ठीक है, ये अपने पास सेना भी रखता था और राजस्व इकट्ठा करने का जो अधिकार था वो इख्तियार पर था। शेष यानी कि सेना पर खर्च करने के बाद, अपनी तनख्वाह लेने के बाद जो भी शेष राजस्व बचता था वो जो है इल्तुतमिश यानी कि केंद्र के पास जो है जमा ये कर देता था। अब जो सेना की बात करते हैं तो इल्तुतमिश जो है अपने पास जो सेना रखना जो है इन्हें बंद कर दिया था, यानी कि जब ये पैसा यहाँ पर दे रहा है तो दो सेना क्यों रखेगा। तो जब भी इसे सेना की जरूरत होती थी किसी भी अभियान के लिए तो ये इख्तियारों से ही सेना भी लिया करता था। तो ये जो है एक दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को मैंने आपको समझाया कि दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को शुरुआत करने का जो श्रेय दिया जाता है वो इल्तुतमिश को दिया जाता है। तो आगे चर्चा करते हैं। एकता प्रणाली के बाद जो है 1229 की चर्चा है। क्या 1229 में मैंने आपको पहली क्लास से लेकर कितनी बार आने वाली क्लासों में बताया था कि मुस्लिम जगत में जो है एक बगदाद का खलीफा हुआ करता था। जब तक बगदाद का खलीफा जो है इनको जो है मान्यता प्रदान नहीं करता था, शासन तो ये करते रहते थे, लेकिन जब जब बगदाद का खलीफा जो था इनको एक मान्यता के तौर पे मान्यता प्रदान कर देता था तो इनका शासन जो है जनता के तौर पे जो जनता जो है इसमें इन राजाओं में शासकों में जो है और विश्वास करने लगती थी, यानी कि इन्हें अपना अच्छा प्रतिनिधि समझने लगती थी। क्यों? क्योंकि इन्हें जो बगदाद का खलीफा है यानी कि जो खलीफा हुआ करता था इस्लाम जगत में कहा जाता था कि जो ईश्वर है ईश्वर की परछाई है, यानी कि ईश्वर के बाद जो हमें सलाह देने वाला है, ईश्वर के जो नक्शे कदमों पर चलाने वाला है वो बगदाद का खलीफा हुआ करता था होता था। तो बगदाद का खलीफा जो है इसको जो है 1229 ईस्वी में बगदाद का खलीफा का नाम इस समय क्या है, अल कादिर बिल्लाह। तो इसको जो है अल कादिर बिल्लाह जो है इल्तुतमिश को खिल्लत एवं प्रमाण पत्र देता जारी करता है इसके लिए। क्या खिल्लत व प्रमाण पत्र, यानी कि इसने इसको क्या दी, मान्यता प्रदान की, मान्यता प्रदान की। और एक जो है इसको जो है एक उपाधि भी देता है। क्या देता है? एक उपाधि देता है, सुल्तान आजम की। किसकी साथियों? सुल्तान आजम की। सुल्तान आजम की उपाधि देता है। और जो है ये अपने जो शासन है प्रशासन जो है उसमें जो है ईरानी प्रथा को, यानी कि दरबार में जो है दरबार में ईरानी प्रथा को शुरू करता है। ईरानी प्रथाओं को प्रारंभ करता है। प्रारंभ करता है।
अब हमने यहाँ पर आपको प्रशासनिक सुधार बता दिए। इसकी क्या क्या एकता प्रणाली की शुरुआत करता है। अल कादिर बिल्ला इसको खिलत में प्रमाण पत्र प्रदान करता है। एक उपाधि भी प्रदान की जाती है। सारी की सारी 1229 ईस्वी में ये काम होते हैं। और दरबार में जो है ईरानी प्रथा को जो है प्रदान करता है। अब इसकी बात कर देते हैं कि इसका जो प्रशासन था, तो प्रशासन में जो है अकेला तो होगा नहीं, यानी कि प्रशासन को चलाने वाले कौन कौन लोग थे। इसने अपने क्षेत्र को हिस्सों में बांट दिया है। तो किस किस क्षेत्र में इसने किस किस इख्तियार को नियुक्त किया, उसकी हम जो है चर्चा करते हैं कि महत्वपूर्ण जो इसके जो पद थे उस पर जो है कौन कौन आसीन हुआ करता था, किस किस को इसने बैठाया था, इसकी जो है अपने बात कर लेते हैं। प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, तो प्रशासनिक अधिकारी में जो है बात करते हैं कि सबसे पहले जो इसका वजीर था, कौन था वजीर, जो वजीर था उसका नाम था मोहम्मद जुनैदी। क्या नाम था? मोहम्मद जुनैदी। अब जो दूसरे नंबर पे जो आएगा वो जो मुल्तान का जो खलीफा, मुल्तान का जो इख्तियार था, कौन था? मुल्तान का कौन था इख्तियार? इसने एकता प्रणाली शुरू करी तो अलग अलग क्षेत्रों में इख्तियार बनाए। मैंने आपको बताया तो मुल्तान का इख्तियार जो था उसका नाम था कबीर खां एयाज। क्या नाम था? कबीर खां एयाज। अब बदायूं का जो इख्तियार था उसका क्या नाम था? बदायूं का इख्तियार उसका नाम था मोहम्मद शवारी। मोहम्मद शरारी। बात आती लाहौर पर, कौन था? तो लाहौर का जो इख्तियार था उसका नाम था अलाउद्दीन जानी। क्या नाम था? अलाउद्दीन जानी। अलाउद्दीन जानी। और जो एक और था, क्या नाम था? मुल्तान का जो इख्तियार था, मुल्तान का, मुल्तान का इख्तियार कौन था? सैफुद्दीन कूची कूची। सैफुद्दीन कूची। तो इसके प्रशासन के अधिकारियों की हमने यहाँ पर चर्चा की है कि इल्तुतमिश के प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी हुआ करते थे, किन अधिकारियों के माध्यम से अपना जो प्रशासन है ये चलाया करता था। तो जो वजीर था वो था मोहम्मद जुनैदी। और मुल्तान का इख्तियार कौन था? कबीर खां एयाज। बदायूं का इख्तियार था मोहम्मद शरारी। और लाहौर का जो इख्तियार था उसका नाम था अलाउद्दीन जानी। जो मुल्तान का इख्तियार था उसका नाम था शहाबुद्दीन कूची। अब हम बात करते हैं कि इसने एक दरवाजे का निर्माण किया था, वो भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि अगला टॉपिक जो है इसके उत्तराधिकारियों की चर्चा करेंगे कि इसको उत्तराधिकारी कौन है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट लिख लीजिए कि एक अतार कीन के दरवाजे का इसने जो है निर्माण किया था। इल्तुतमिश ने वनडे एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमें पता नहीं होते हैं कि अतार कीन के दरवाजे का निर्माण किसने किया था? तो अतार इल्तुतमिश ने किया था। अतार कीन के दरवाजे का निर्माण किया।
निर्माण किया। और अतारकीन का जो दरवाजा है वो नागौर राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? नागौर राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों अक्सर पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में कि इसकी जो है इल्तुतमिश का जो मकबरा है, मकबरों से क्वेश्चन आना ही आना होता है लगभग एक ना एक क्वेश्चन। तो इल्तुतमिश का जो मकबरा है, इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो कहाँ है? वो जो है दिल्ली के अंदर है। और इसने जो है इसको स्वयं बनवाया था, स्वयं बनवाया। कहाँ है? दिल्ली के अंदर है और इसने जो है स्वयं बनवाया था। अब जो है हम इसके जो है याद रखना चाहती हूँ कि अतारकीन के दरवाजे का निर्माण किसने कराया है? इल्तुतमिश ने कराया है। कहाँ है? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और जो है इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है? ये दिल्ली में ही है। ये जो है जो कुतुब मीनार है उसके पास में ही पड़ता है। और इसने जो है ये जो है अपना मकबरा जो है स्वयं बनवाया था। तो अब जो इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी हैं उसकी हम चर्चा करते हैं कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी कौन कौन बैठता है पहले। और जब इसने जो है ग्वालियर अभियान पर गया था तो इसने अपनी पुत्री जो है रजिया को जो है अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर करा था। तो किस तरह से जो है रजिया ने जो है ये गद्दी हासिल की उसकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, उत्तराधिकारी। तो अब जो है हम इल्तुतमिश के जो है उत्तराधिकारियों की चर्चा करते हैं। उत्तराधिकारी कि इल्तुतमिश के जो मरने के बाद जो गद्दी पर बैठा है तो क्या है? इसकी एक पत्नी है जो पहले जो है इसकी पत्नी है जो है पत्नी का नाम है शाह तुर्कान नर्तिका थी। यानी कि इसके दरबार में ही जो है ये नाचने गाने वाली होती थी, हुआ करती थी। तो इससे जो है इल्तुतमिश ने विवाह कर लिया था। किससे? शाह तुर्कान से। अब जो है इसका जो पुत्र हुआ उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। शाह तुर्कान का जो पुत्र है उसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिरोज शाह। ये जो है आगे ज्यादा निकल रहा है। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अब था क्या, जब इसके जो पिता थे यानी कि इल्तुतमिश जो है अपने उत्तराधिकारी जो एक रजिया को बना के गए थे, तो ये जो है जब तुर्क चहलगानी को जो है ये बात अच्छी नहीं लगी थी। यानी कि क्या कि एक जो दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली की गद्दी पर जो बैठेगी एक महिला शासक बैठने जा रही थी। यानी कि दिल्ली की गद्दी पर एक महिला को जो है ये तुर्कानी चहलगानी के जो तुर्क सदस्य थे यानी कि 40 तुर्क जो थे सरदार जो थे वो बिल्कुल भी रजिया सुल्तान को बैठने नहीं देना चाह रहे थे कि एक लेडीज के अंतर्गत जो है यहाँ का शासन संचालन होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो इसने क्या कहा कि शाह तुर्कान का जो पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज था इसको जो है गद्दी पर बैठा दिया 1236 ईस्वी में ही। 1236 में ही ये जो है गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा। और इस समय जब ये गद्दी पर बैठा है तो रजिया सुल्तान को जो है इसने जो है ना जेल में डलवा दिया था। किन्होंने? 40 तुर्क सरदारों ने जो है रजिया सुल्तान को जेल में डलवा दिया। तो ये रुकनुद्दीन फिरोज था जो गद्दी पर बैठा है तो दले चालीसा के हेल्प से बैठा है। किससे? दले
चालीसा की मदद से बैठा है। किससे मदद से? दले चालीसा की मदद से जो है ना ये गद्दी पर बैठा है रुकनुद्दीन फिरोज खान। और रुकनुद्दीन फिरोज खान जो है, रुकनुद्दीन फिरोज खान के शासन काल में 1236 में जो है ना पंजाब में जो है विद्रोह हो जाता है। क्या हो जाता है? पंजाब में विद्रोह शुरू हो जाता है। जब पंजाब में विद्रोह शुरू हो गया तो ये रुकनुद्दीन फिरोज था और 40 तुर्क सरदार जो थे ये पंजाब जाते हैं। कौन? फिरोज था और 40 तुर्क जो है, 40 तुर्क सरदार जो हैं ये पंजाब जाते हैं। पंजाब गए। अब मैंने आपको अभी बताया था क्या कि इसकी गद्दी पर बैठने के समय जो है रजिया सुल्तान को इन्होंने जो है चालाकी के साथ जो है एक चाल चलकर षड्यंत्र के द्वारा जो है जेल में पड़वा दिया था। लेकिन जब ये जो पंजाब जाते हैं तो दिल्ली की गद्दी खाली हो जाती है। तो रजिया सुल्तान जो है, क्या रजिया जो है वो किसी की मदद से, रजिया किसी की भी मदद से जो है वो जेल से बाहर आ जाती है। जेल से बाहर आ जाती है, बाहर आ गई। यानी कि रजिया की एक व्यक्ति ने मदद की किससे? जेल से बाहर आने पर। और रजिया को क्या है, रजिया को जो है अपने पिता ने जो इसको उत्तराधिकारी डिक्लेयर किया था उसको बखूबी याद था कि मुझे ही शासन पर बैठना है। क्योंकि ये रुकनुद्दीन फिरोज खान जब गद्दी पर बैठा था तो असल में जो शासन का संचालन कर रहा था यानी तो कौन थी? शाह तुर्कान के अंतर्गत जो है ये पूरी शासन का संचालन हो रहा था। यानी कि एक्चुअल में जो राजा यानी कि गद्दी पर बैठा था कौन थी? शाह तुर्कान बैठी थी। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था एक कठपुतली के तौर पर काम कर रहा था। तो इसको रजिया को जो है ना ये भी अच्छा नहीं लगता था। तो रजिया सुल्तान ने क्या करा? रजिया ने जेल से निकलकर लाल वस्त्र धारण कर क्या? लाल वस्त्र धारण कर लाल वस्त्र धारण कर क्या है दोस्तों, इस्लाम जगत में जो लाल वस्त्र जो है ना वो न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। यानी कि ये जो न्याय मांगने जा रही है कहां पर? जब दिल्ली में एक मस्जिद के सामने जो है जुम्मे के दिन, जुम्मे की नमाज के बाद जो है ये लाल वस्त्र धारण कर एक मस्जिद के सामने जाती है। मस्जिद के सामने जाती है। अब जब मस्जिद के सामने जाकर जो है ना ये जुम्मे की नमाज के बाद जो है एक भावुकतापूर्ण भाषण देती है। और भावुकतापूर्ण भाषण में जो है ये उसकी याद दिलाती है कि इसके जो इल्तुतमिश ने इसको जो है अपना उत्तराधिकारी जो घोषित किया था उसके बारे में जो है ये जनता को बताती है। तो क्या होता है जब ये जनता को बताती है तो 1236 ईस्वी में ही 1236 ईस्वी में ये जनता के सहयोग से जो है गद्दी पर बैठती है। 1236 में गद्दी पर बैठी। जनता के सहयोग से। तो रजिया सुल्तान को जो है अब दिल्ली की गद्दी पर जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह से हटकर जो है
दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया? रजिया सुल्तान। और किसने बैठाया? जनता ने इसको बैठाया, जनता ने चुनकर जो है इसको बैठाया। तो आगे जो बात करते हैं किसकी करते हैं? रजिया सुल्तान की कर देते हैं कि रजिया सुल्तान जो है गद्दी पर बैठती है। तो रजिया सुल्तान के समय जो है कैसे कैसे शासन का संचालन हुआ उसके बारे में बात करते हैं। रजिया सुल्तान साथियों दिल्ली सल्तनत की प्रथम और एकमात्र शासिका जो कि गद्दी पर बैठ रही है। दिल्ली सल्तनत में पूर्व में दिल्ली की बात कर ले या अभी तक मध्यकालीन की भी यदि बात कर लेते हैं, एक बार बस क्या नाम है, जो अरबों का जो आक्रमण हुआ था उस समय जो राजा दाहिर की जो पत्नी थी रानी बाई, उन्होंने तो एक बार थोड़े से दिन के थोड़े से समय के लिए युद्ध में जो है शासन यानी कि युद्ध की कमान संभाली थी डायरेक्ट, लेकिन वो भी गद्दी पर नहीं बैठी थी। तो दिल्ली सल्तनत की कह सकते हैं या फिर भारत की कह सकते हैं प्रथम मुस्लिम शासिका है ये जो गद्दी पर बैठ रही है। और इसका जो शासनकाल है 1236 से 1200। साथियों एनसीईआरटी में जो है ना 1239 दिया हुआ है, 1239 40 दोनों ले लेते हैं क्योंकि ट्वेल्थ क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें 1236 से लेकर 1239 तक इनका जो है रजिया सुल्तान का शासनकाल दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं जो ये गद्दी पर बैठती है, जनता के सहयोग से गद्दी पर बैठी जनता ने चुनकर गद्दी पर बैठाया। और जनता ने इसको चुनकर गद्दी पर बैठाया तो मैंने अभी बताया था क्या कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं एकमात्र शासिका जो सुल्तान बनती है अब जब ये गद्दी पर बैठती है तो ये जो है दरबार में जो है ना कहा जाता है, ये जब गद्दी पर बैठती है तो जनता से जो है ना ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। यानी कि जो मुस्लिमों में जो औरतों का जो पर्दा प्रथा को हटाकर सीधे जो है डायरेक्ट जनता के कांटेक्ट में आती है। यानी कि जनता से उनके दुखों का कारण पूछती है, क्यों परेशान है, डायरेक्टली बात करती है किससे? जनता से। तो क्या है दरबार में जो है इसने कुबा और कुल्हा पहन कर आई। यानी कुबा जो है क्या साथी, कुबा जो है यह कोट, इसको कुबा को जो है कोट कहते थे, कोट को कुबा कहते थे। और ये कुल्हा जो है इसको कहते थे टोपी। ये कोट और टोपी पहनकर दरबार में आती थी और जो है क्या पहनकर और सिंहासन पर बैठकर न्याय किया करती थी। सिंहासन पर
बैठकर न्याय करती थी। अब साथियों, जब ये दरबार में जो है खुले तौर से आने लगी, यानी कि पर्दा पर्दा प्रथा को इन्हें समाप्त करके अपने ऊपर से जो है जितनी भी पर्दा प्रथा थी उसको समाप्त कर कोट और टोपी पहनकर राजगद्दी पर बैठकर न्याय कर रही है, तो ऐसा तुर्क सरदारों को तो अजीब बात है, बुरा लगेगा ही। और तुर्क सरदारों में जो इसका जो क्या नाम है, मोहम्मद जुनैदी होता है, इनका जो वजीर था उसका क्या नाम था, मोहम्मद जुनैदी। मोहम्मद जुनैदी ने जो है षड्यंत्र प्रारंभ कर दिए रजिया के खिलाफ। मोहम्मद जुनैदी ने क्या करा, षड्यंत्र प्रारंभ कर दिए। षड्यंत्र प्रारंभ किए किसके खिलाफ, रजिया के खिलाफ। तो अब रजिया जो है, मैंने आपको बताया था, एक बहुत ही कुशल और कूटनीतिक शासक थी। तो रजिया ने क्या करा, अपनी कूटनीति का सहारा लेकर रजिया ने कूटनीति से काम लिया और क्या करा इसने, जो मुल्तान का जो इक्तिदार था, कबीर खान एयाज, मुल्तान का इक्तिदार कौन है, अभी पीछे बताया था मैंने, कबीर खान एयाज, और जो बदायूं का इक्तिदार है उसका नाम है मोहम्मद शरारी। इन दोनों को बुलाकर क्या करा, इसने लालच दिया। इनको बुलाकर लालच दिया और जो है मोहम्मद जुनैदी को जो है इसने मरवा दिया। क्या करा, मोहम्मद जुनैदी को की हत्या करवा दी, की हत्या करवा दी। ठीक है साथियों, क्या इनने मोहम्मद जुनैदी की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। और जो अपने प्रशासन को जो है, इसने प्रशासन में जो है किस किस व्यक्ति को रखा, यानी कि अपने प्रशासन का जो पुनर्गठन किया इसने, यानी कि पहले जो इसके पिता के समय मैंने आपको बताया था कि प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी हुआ करते थे, इक्तिदार कौन कौन हुआ करते थे। अब इसके समय में जो अधिकारी है उसकी हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन थे। तो मैंने आपको बताया रजिया सुल्तान जो है 1236 से लेकर 1239 से 40, आपको अधिकतर किताबों में जो 1240 मिलेगा। यदि 12th क्लास की एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो 1239 सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली लिखा हुआ है कि 3 साल तक ये रजिया सुल्तान ने शासन किया था। तो मैंने आपको बता दिया था, जनता ने चुनकर गद्दी पर बिठाया, दरबार में कोट और टोपी पहनकर सिंहासन पर बैठकर न्याय किया करती थी। मोहम्मद जुनैदी ने षड्यंत्र प्रारंभ किया और किस माध्यम से मोहम्मद जुनैदी को जो है अपने रास्ते से इसने हटा दिया, ये मैंने आपके साथ चर्चा करी है। अब जो है हम प्रशासन के तौर पर जो इतने अधिकारी जो रख रखे थे अपने, यानी कि इसके प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी थे उस पर हम बात करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी, तो इसमें जो है अमीर ए हाजिब के पद पर जो है, इसके समय में अमीर ए हाजिब का एक पद थी, पोस्ट थी, अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब के पद पर जो है इन्हें एतगीन को तैनात किया, यानी कि एतगीन को नियुक्त किया। एतगीन कौन है, ये एक तुर्क है। कौन है, ये भी आगे चलकर जो है महत्वाकांक्षी हो जाएगा, कौन है एतगीन। और जो अमीर हाजिब है, इसका क्या मतलब है,
ये जो है शिष्टाचार का प्रमुख हुआ करता था। बहुत इंपॉर्टेंट पद के रूप में ये विद्वान था। कौन था? एतकीन। कौन था ये? शिष्टाचार का प्रमुख था। शिष्टाचार का प्रमुख, यानी कि अमीर हाजिब का जो मतलब है वो शिष्टाचार का प्रमुख था। अब दूसरे नंबर पे है अमीर आखुर। कौन था साथियों? अमीर आखुर। अमीर ए आखुर। तो अमीर ए आखुर के पद पर जो था वो कौन था? वो था जलालुद्दीन याकूत। कौन था? जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत। और ये जो अमीर आखुर है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अश्वशाला का प्रमुख। क्या? अश्वशाला का प्रमुख। अब बात आती है जो जलालुद्दीन याकूत जो है, ये जो है इसके ऊपर जो है जलालुद्दीन और याकूत जो है, ये जो अश्वशाला का जो प्रमुख है इसके ऊपर रजिया सुल्तान के ऊपर इसको लेकर जो है हस्तक्षेप लगता रहता था। यानी कि जब ये ऐसा माना जाता है रजिया सुल्तान जो है कद में जो है वो छोटी हुआ करती थी, तो इसको जो घोड़े पर चढ़ना जो है ना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो जब घोड़े पर चलकर जो चढ़ना जो है जलालुद्दीन याकूत जो है इसको पकड़कर जो है चढ़ाया करता था। किसको? रजिया सुल्तान को। तो लोगों ने जो है ना इसके प्रेम संबंधों को लेकर जो है अफवाह उड़ा दी थी। किसके बीच में? जलालुद्दीन याकूत और रजिया के बीच में। क्यों? क्यों हर जगह जो है रजिया सुल्तान जो थी जलालुद्दीन याकूत को जो है साथ लेके जाती थी, क्योंकि ये जो है घोड़े पर चल नहीं सकती थी और उस समय जितने भी अभियान हुआ करते थे या कहीं जाना हुआ करता था तो घोड़े से ही जाते थे। तो इन जलालुद्दीन और याकूत और रजिया के बीच में जो है एक अफवाह प्रेम की जो है प्रेम संबंध की अफवाह उड़ गई थी। अब बात करते हैं एक पद जो था अमीर शिकार। अमीर शिकार। तो अमीर शिकार के पद पर जो है बलबन तैनात था। कौन था? बलबन। अब बात कर लेते हैं एक दो पद और है कि मुल्तान का जो इक्तदार था, इक्तदार भी तो हुए थे होंगे ना, तो मुल्तान का जो इक्तदार था वो कौन था? वो जो पहले उसके पिता के समय जो हुआ करता था, क्या? कबीर खान अयाज। कबीर खान अयाज ये मुल्तान पर बैठा हुआ था, मुल्तान का इक्तदार था। और दो इक्तदार और हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं कि बदायूं पर कौन था? बदायूं का इक्तदार। तो बदायूं का इक्तदार कौन है? वो भी मोहम्मद शलारी है। यानी कि दो इक्तदारों को इसने चेंज नहीं किया था। क्यों? क्योंकि इसने जो है इनको जो है अपनी तरफ कर रखा था। कौन है? मोहम्मद शलारी। और एक मुल्तान का जो इक्तदार था, पहले जो था मुल्तान का इक्तदार जानी था, लेकिन इसने मुल्तान के इक्तदार को चेंज कर दिया था। कौन था? मुल्तान का इक्तदार कौन था? उसका नाम था, जो मुल्तान का जो इक्तदार था उसका नाम था एतकीन। ठीक है साथियों, मुल्तान का जो इक्तदार हो गया वो हो गया एतकीन। और बदायूं का इक्तदार है मोहम्मद शलारी। और मुल्तान का इक्तदार है कबीर खान अयाज। और अमीर आखुर
यानी कि बलबन जो है आने वाले शासकों में बलबन की गिनती आती है। लेकिन मैं अभी से आपको बताकर चल रहा हूँ कि रजिया सुल्तान के समय में जो है बलबन किस पोस्ट पर है। तो अमीर शिकार के पोस्ट पर कौन है? बलबन बैठा हुआ है। अमीर आखुर के पोस्ट पर जलालुद्दीन याकूत है और अमीर हाजिब जो है वो यादगीन है। तो साथियों मैंने आप जो है आज रजिया सुल्तान के बारे में आपको बताने का प्रयास किया है, यानी कि रजिया सुल्तान किस तरह से गद्दी पर बैठी और इसके सामने क्या क्या समस्याएं आई उसकी भी हमने चर्चा की कि तुर्क सरदार जो थे इसके घोर विरोधी हुआ करते थे। कल हम बात करेंगे कि रजिया सुल्तान के यदि 3 वर्ष शासन किया है इसने एनसीईआरटी के हिसाब से, तो इसके इतने कम शासन करने के यानी कि इतनी अच्छी शासिका होने के बावजूद भी इसके क्यों ये बहुत कम समय तक दिल्ली की गद्दी पर बैठ पाई, तो इसकी चर्चा जो है हम कल करेंगे। और आप जो है हमारी वीडियो को अच्छी लग रही हो तो अधिक से अधिक जो है शेयर करें, लाइक करें और चैनल पे जो है नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। और जीडी के लिए यदि आपको वो संपूर्ण यदि जानकारी चाहिए तो हमारी जो एस्पिरेंट ऑनलाइन हब है उस चैनल जो है उस पर एक पूरी वीडियो बना दी गई है कि क्या क्या पोस्ट है। उसको यदि आपने नहीं देखा हो तो जल्दी से उसको भी आप देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे जो है तो रजिया सुल्तान का यहाँ से जो है हम कल अगले आने वाली कक्षा में प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।